नमस्कार साथियों, मैं मास्टर विनोद सर हाजिर हूँ एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ। देखिए, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। किस वंश के बारे में? तुगलक वंश। देखिए, जो तुगलक वंश था, इस वंश के बारे में और इसकी जो समय सीमा है वो कितनी मानी गई है, यानी 1320 ईस्वी से और 1414 ईस्वी, ये इसका कार्यकाल माना गया है। आप लोग देख रहे थे, जो ये तुगलक वंश है, इस तुगलक वंश की जो समय सीमा है वो 1320 ईस्वी से और 1414 ईस्वी मानी गई है। देखिए, इस वीडियो से पहले हमने 2 वीडियो और अपलोड किए हैं आपको। एक हमने किया था गुलाम वंश का। किसका किया था? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद हमने किया था खिलजी वंश। कौन सा वंश था? खिलजी वंश। यानी जो दिल्ली जो सल्तनत काल है वहाँ से स्टार्ट होने वाले राजवंश गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश। आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। कौन सा वीडियो है? तीसरा। यदि आप लोगों ने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उन वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से टॉपिक को समझाया है और आपको समझ में भी आएगा। देखिए, आज इसके बारे में देखेंगे कि तुगलक वंश में कौन, क्या, कब, कैसे हुआ, इस सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो इसमें पहला शासक है और शासक का नाम है गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसका कार्यकाल माना गया है 1320 ईस्वी से और 1325 ईस्वी। 1325 ईस्वी। देखिए, इसका जो कार्यकाल है 1320 से 1325 माना गया है। कोई ज़्यादा लंबा कार्यकाल नहीं है इनका, केवल 5 वर्ष का इनका कार्यकाल है। लेकिन इनके समय में क्या हुआ है, इसके बारे में हम तथ्यात्मक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। गयासुद्दीन जो तुगलक है, जो गयासुद्दीन तुगलक है, इनका एक तो पूरा नाम कई बार पेपरों में पूछा जाता है। इनका पूरा नाम है गाजी मलिक। गाजी मलिक, गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, कई बार इतिहास में प्रश्न पूछा गया है कि पहले गाजी की उपाधि करने वाले इस्लाम शासक कौन थे। यानी जो मुस्लिम शासकों में गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो गाजी मलिक किसे कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। एक गाजी की उपाधि आगे आने वाले राजवंशों में, मुगल वंश में जो बाबर था, बाबर प्राप्त करेगा। तो पहला है वो है गयासुद्दीन तुगलक, यानी तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। इन्हें गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। काफी अच्छा प्रश्न हो सकता है। एक दूसरा क्या है, जैसे ही ये सत्ता पर आया था, हमने अलाउद्दीन खिलजी के विषय में भी जानकारी दी थी। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जो खिलजी वंश का था उसके संबंध में। लेकिन हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंशों में जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने जैसे ही सत्ता पर आया, सत्ता पर आने के तुरंत बाद इन्होंने किसानों के प्रति प्रेम जताया था। किसानों के प्रति एक ऐसी प्रतिज्ञा जताई थी कि हमें इनके लिए पानी की व्यवस्था कर देनी चाहिए ताकि फसलें अच्छी हों। तो मैं आपको याद दिलाऊं, तो इन्होंने नहर निर्माण योजना तैयार की थी। आप लोग देख पा रहे होंगे कि नहर निर्माण योजना, इन्होंने केवल नहर निर्माण योजना ही बनाई थी और ये नहर नहीं बना सके थे। कुल मिलाकर आपको समझ में आया होगा, जो गयासुद्दीन तुगलक है, इन्हें गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है। इन्होंने किसानों के प्रति प्रेम जताते हुए, आज आप देख रहे हैं किसान की बदहाल स्थिति हुई रखी है। बीजेपी सरकार ने 2-3 जो बिल हैं, जो ऐसे बिल आए हैं जिन्हें लेकर के उनको हताशा हो रही है, किसानों को उन्हें काले कानून की संज्ञा दी जा रही है। तो उस समय भी किसानों के प्रति सचेत थे राजा, आज भी सचेत होने चाहिए। किसानों के विरोध में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता माना जाता है। देखिए, जो नहर निर्माण योजना है, इसे तैयार किया गया था, ना कि नहरों का निर्माण। इस बात को आप भली भांति से समझ लें। नहर का निर्माण नहीं है, नहर निर्माण का खाका तैयार किया गया था इनके द्वारा। एक काफी अच्छा प्रश्न है जो लगातार सुर्खियों में रहता है। इसके बाद में इसके लिए तीसरा एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है कि इनके समय में दिल्ली में एक सूफी संत रहता था। सूफी संत जिनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन
औलिया, सुना होगा आप लोगों ने इसका नाम। देखिए निज़ामुद्दीन जो औलिया हैं, ये निज़ामुद्दीन औलिया काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि संत निज़ामुद्दीन औलिया ने कितने राजाओं के शासनकाल देखे थे। तो जो संत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, इन्होंने 7 शासकों के शासनकाल देखे थे। इनका कार्यकाल सबसे लंबा माना गया है, या ऐसे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा राजाओं के शासनकाल इसने देखे थे। ऐसा बताया जाता है साथियों कि जो निज़ामुद्दीन औलिया था, इनके बीच और ग्यासी मल्लुक यानी ग्यासुद्दीन तुगलक के बीच एक छोटा सा मतभेद हो गया था। वो मतभेद क्या था वो आपको थोड़ा सा समझना है। समझना क्या है कि जो निज़ामुद्दीन औलिया था, इनके बीच और ग्यासुद्दीन के बीच तो जो मतभेद हुआ था, वो मतभेद इस प्रकार था कि निज़ामुद्दीन ये अपना वक्तव्य बोला था कि अगला जो शासक होगा इस दिल्ली का, वो होगा वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम बोला था उसने? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या बोला था कि अगला जो शासक होगा वो मोहम्मद बिन तुगलक होगा। इस बात को सुनकर के ग्यासुद्दीन तुगलक भड़क जाते हैं क्योंकि ग्यासुद्दीन तुगलक के बेटे का नाम था जौन खां। क्या नाम था? जौन खां। दिख रहा होगा आपको, यह है जौन खां। क्या है? जौन खां। देखिए जो जौन खां था, इसके बारे में अगर हम समझें, कौन था? जौन खां। ग्यासुद्दीन तुगलक का भड़कना भी सच्चा था क्योंकि जो संत जो बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि अगला राजा कौन होगा? मोहम्मद बिन तुगलक होगा, जबकि उसका बेटा था जौन खां। अगर वो कहते कि जौन खां शासक बनेगा तो शायद वो नहीं भड़कता। मेरे हिसाब से ऐसा बताया जाता है कि जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं, या निज़ामुद्दीन औलिया से तड़क भड़क होने के बाद ग्यासुद्दीन तुगलक 1325 को, कब भाई? 1325 ईस्वी को, और बंगाल आक्रमण में गए थे। कहाँ गए थे? बंगाल आक्रमण। जो बंगाल आक्रमण में है, यहाँ गए थे। आक्रमण, बंगाल आक्रमण में गए थे। और इस बंगाल आक्रमण में बताया जाता है कि यहीं पर जौन खां द्वारा निर्मित एक लकड़ी का महल था। क्या था? लकड़ी का महल। जो लकड़ी का महल था, देखो महलों के बारे में मैं आपसे एक बार और जिक्र कर चुका हूं कभी, जो मौर्य काल का भी आपने पढ़ा हो। मौर्य काल में सबसे पहले लकड़ी का जो महल था, जो विश्व का प्राचीनतम महल माना जाता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था अपनी रानी के लिए। ठीक है, यानी जो विदेशी जो रानी थी, जो हेलेना या हेलन थी, उसके लिए बनवाया था। तो लकड़ी का जो महल है, लकड़ी का जो महल है, और ये दूसरा विश्व का महल था जो जौन खां द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पर? बंगाल में। तो ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने कहा था कि मैं अभी लौट रहा हूँ। कहाँ से लौट रहा हूँ? बंगाल आक्रमण के बाद। तो ग्यासुद्दीन तुगलक से संत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्थ है। काफ़ी अच्छी लाइन है, ये लाइन आपको समझनी होगी। क्या बोला था? हुनूज, इधर लिख देता हूँ मैं नीचे ही, आपको दिख रहा होगा। हुनूज दिल्ली दूरस्थ है। हुनूज दिल्ली दूरस्थ का मतलब है कि अभी दिल्ली दूर है। आप लोगों ने सुना होगा जब कोई काम के लिए हुंकार भरता है तो शायद लोग कहते हैं कि भाई आराम से रहो, अभी आपका जो वक्त है बहुत दूर है, आपका समय जो है वो बहुत दूर है, आप लंबी ना फेंकें। तो कुल मिलाकर के उन्होंने कहा था कि आप ठहरो, मैं बंगाल आक्रमण से आता हूँ और फिर मैं आपको देखता हूँ, ऐसा कुछ बोला था। तब संत निज़ामुद्दीन औलिया ने के लिए बोला था, ग्यासुद्दीन तुगलक के लिए, कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ है, कि ए शासक, ए राजा, अभी दिल्ली दूर है, आप दिल्ली पहुंचकर तो देखिए। साथियों ऐसा बताया जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया की बद्दुआ से और वो लकड़ी का जो महल था वो ढह गया था, और उसी में 1325 को महल ढह जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? ग्यासुद्दीन तुगलक की। तो ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल आक्रमण के दौरान हुई थी। ये काफ़ी रोचक और अच्छा टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं आपको, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। देखिए जो ग्यासुद्दीन तुगलक था, ये इस वंश का संस्थापक था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वंश जो है, समय सीमा है वो हमने ऊपर दर्शाया आपको। ये 1320 से 1325 इनका कार्यकाल है ग्यासुद्दीन तुगलक का। और इनके पास एक उपाधि थी, गाजी मलिक ग्यासुद्दीन तुगलक। दुनिया के पहले गाजी की उपाधि प्राप्त करता व्यक्ति माने जाते हैं, मुसलमान माने जाते हैं। इन्होंने नहरों के निर्माण के लिए एक योजना तैयार की थी, योजना ही बना पाए थे, उससे पहले इनका इंतकाल हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। आप देख रहे हैं संत निजामुद्दीन औलिया इनके समय में एक सूफी संत थे, जिनके बीच
या जिन्होंने ये कहा था कि अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक होगा, लेकिन इनके बेटे का नाम जौन खां था, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे का नाम। तो वो भड़क गए थे, कहा था कि मैं अभी बंगाल आक्रमण से आता हूँ, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। तो उस ही लिहाजे में उन्होंने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ है, यानी निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। तो साथियों, बताया जाता है कि ये संत निजामुद्दीन औलिया की बद्दुआ से वो महल ढह गया था और उस महल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? तो इसके बीच हम आपको अगला शासक पेश कर रहे हैं, आप लगातार बने रहिए। देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका आपको समझ में आ गया होगा वैसे, है ना? देख लीजिए। देखिए, इसके बाद जो अगला शासक होगा और वो कौन होगा, इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। क्या जानेंगे? अगला शासक है जौन खां। कौन है? जौन खां। जौन खां ये दूसरे नंबर का शासक है। जौन खां, इन्हें इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक। इनका कार्यकाल 1325 से 1325 से, और इनका कार्यकाल जो है वो माना जाता है 1325 से 1347, 47, ठीक है, 47। आप लोग देखेंगे 1325 से और 1347 इनका कार्यकाल माना जाता है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जो संत निजामुद्दीन औलिया था, उसने एक वक्तव्य बोला था अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक होगा। तो उनकी ये बात भी सत्य हो गई और वो दिल्ली भी नहीं पहुंच पाए थे। दोनों ही बातें उनकी सत्य हो गई थी, क्योंकि वो संत फकीर थे जिन्होंने ये वक्तव्य उनको बोला था, और वो दोनों ही वक्तव्य उसके आगे आने वाले लंबे अरसे के बाद भी सफल साबित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगला शासक कौन होगा? मोहम्मद बिन तुगलक होगा। तो साथियों, जो जौन खां था वो गयासुद्दीन तुगलक का ही बेटा है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इस देश की सत्ता पर राज भोगता है या राज करता है। तो अब इनका जो कार्यकाल वो भी मैंने आपको दर्शा दिया, 1325 से 1347 ईस्वी तक इनका कार्यकाल माना गया है। और इसी कार्यकाल के दौरान जो भी घटित हुआ है उसे बड़ी रोचकता से हम आपके सामने पेश करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, निश्चित आपको टेस्ट आएगा, पढ़ने में आनंद भी आएगा, है ना? देखिए, इनके कार्यकाल क्या थे वो आपको थोड़ा समझना है। इनके कार्यकाल क्या हैं? जैसे ही ये राज सत्ता पर बैठे, इनके द्वारा 5 कार्य किए गए थे। जो 5 कार्य थे वो मैं आपके लिए गिना देता हूं। वो 5 की 5 कार्य इसके असफल हो गए थे। इसकी एक सबसे बड़ी गलत विडंबना थी, जो असफल हो गए थे। मैं आपको थोड़ा सा पेश कर देता हूं। नंबर 1, ये दिल्ली से राजधानी, कहाँ से? दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गए थे? दौलताबाद। कहाँ ले गए थे? दौलताबाद। जो दौलताबाद है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है वर्तमान में? महाराष्ट्र। आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने आपको बोला था कि मुसलमान शासकों द्वारा पहली जो राजधानी बनाई गई थी इस दिल्ली, पहली जो राजधानी थी वो थी लाहौर। लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। लाहौर के बाद इल्तुतमिश जो थे, उनके दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, वो उस राजधानी को कहाँ लेकर आए थे? दिल्ली लेकर आए थे। और ये राजधानी जो गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, सब दिल्ली रही थी। इसके बाद अगर इसमें परिवर्तन आया था राजधानी में, तो वो परिवर्तन दौलताबाद जो लाई गई थी राजधानी, वो लाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। देखिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इनके द्वारा नंबर 1 किरांचिल। दूसरा है, तीसरा पॉइंट खुरासन। ये दोनों अभियान हैं। क्या हैं? अभियान। किरांचिल व खुरासन अभियान। और चौथे पॉइंट है कांसे के सिक्के। कांसे या तांबे। तांबे के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे? सिक्के। पांचवा है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, इसे भी आपको भली भांति समझना होगा। देखिए, इनके द्वारा जो 5 अभियान शुरू किए गए थे और वो भी असफल साबित हुए थे, उनके बारे में आपको थोड़ा सा समझना है। साथियों, दिल्ली से ये दौलताबाद राजधानी लाए थे। बाद में फिर इन्होंने क्या है, दौलताबाद के बाद फिर से ये राजधानी अपनी कहाँ ले आए थे? दिल्ली ले आए थे, क्योंकि भारत में एक प्लेग नाम की बीमारी इनके समय में हवा बन गई थी, मीन्स फैल गई थी।
बहुत अच्छे। किराचल और खुरासन अभियान ये गए थे, रास्ते से ही लौट आए थे, ये भी इनका असफल हुआ था। 3 काम हो गए। 3 काम के बाद इनका कांसे या तांबे के जो सिक्के चलाए थे, जिन्होंने या उन सिक्कों को दिल्ली की जनता ने खोटे सिक्के कहकर ठुकरा दिया था। इस मुद्रा को इन्होंने प्रचलन में नहीं लाया था, यानी मुद्रा ये प्रचलन में नहीं आई थी। अगर रुपए का जनक माना जाता है इस देश में, तो वो माने जाते हैं शेरशाह सूरी। हम आपको आगे आने वाले वीडियो में, आगे आने वाले टॉपिकों में आपको जरूर बताएंगे। तो देखिए, जो कांसे के या तांबे के जो सिक्के हैं, इन सिक्कों को जो चलाया गया था, इन्हें दिल्ली की जनता ने और खोटे सिक्के कह करके ठुकरा दिया था। ये भी इनके काम नहीं आए थे। मैं आप बात कर रहा था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब बोलते हैं 2 नदियों का क्षेत्र। दो माने 2, आब माने नदियां, जहां 2 नदियां बह रही हों, उसका क्षेत्र जो माना गया था, वो माना गया था गंगा और यमुना के बीच जो क्षेत्र है, अर्थात कन्नौज वाला जो इलाका है, उस क्षेत्र में इन्होंने कर वृद्धि कर दी थी, यानी टैक्स बढ़ा दिया था, पैसा बढ़ा दिया था, जिनसे किसान लोग बोझिल हो गए थे, बोझिल हुए थे। साथ में ही वहाँ पर प्लेग नाम की एक बीमारी फैल गई थी, जिससे सारे इलाकों में तिरहा होने लगा था। मजबूरी हुई, राजा ने इसे भी वापस ले लिया था। इनके द्वारा 5 अभियान किए गए थे, 5 के 5 असफल हुए थे। बताया जाता है कि ये अब तक के या मुसलमानों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। कैसे थे? पढ़े लिखे थे, लेकिन इन्हें एक उपाधि मिली हुई थी पागल सुल्तान की। देखिए, ये जो प्रश्न है लगातार, चाहे आप रेलवे की परीक्षा दिखाइए, एनटीपीसी की परीक्षा दीजिए, आप तमाम प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे बैंक का पीओ और या रीट है, टेट, जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में काफ़ी अच्छा वर्चस्व रहता है इस प्रश्न का। लगातार पूछा जाता है कि पागल सुल्तान किसे कहा जाता है। इसे मेड सुल्तान बोलते हैं इंग्लिश में। आपको समझ में आया होगा कि ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन ये कैसे थे? एक मेड सुल्तान थे, एक पागल सुल्तान की श्रेणी में इसे रखा गया था। एक और अच्छा प्रश्न मैं आपके लिए देने वाला हूं कि इनके द्वारा दीवान ए अर्ज एक विभाग की स्थापना की गई थी। एक सैनिक विभाग था, एक सैन्य विभाग था। मैं आपको फिर से एक याद दिलाऊं। देखिए, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज एक विभाग था जिसे सैनिक विभाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैनिक विभाग। इस सैनिक विभाग की इसके द्वारा स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? दीवान ए अर्ज एक सैनिक विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। और यह सैनिक जो विभाग था, इस सैनिक विभाग के साथ ऐसा बताया जाता है कि ये महल में जो इनका महल था, जो इनका दरबार था, इस दरबार में कई बार ऐसा बताया जाता है साथियों कि ये कई बार महल में बिना कपड़े आ जाता था, कई बार यानी नग्न अवस्था में। राजा होते हुए इनकी ऐसे क्रियाकलाप थे कि कई बार नग्न अवस्था में आ जाता था, कई बार ये महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था। तो साथियों, इन्हें भारतीय इतिहास में एक पागल सुल्तान, एक मेड सुल्तान की श्रेणी में रखा गया था। तो आप लोग देख रहे हैं, जो दीवाने जो अर्ज है, जो सैनिक विभाग जो इनके द्वारा खोला गया था, ये अति इंपॉर्टेंट है, पिछली बार की कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और अगर आप आगे देखेंगे इनके समय में और जो काम किए गए थे उनके बारे में भी आपको समझना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक विदेशी व्यक्ति आया था। उनका नाम था इब्न बतूता। देखिए, इब्न बतूता, आप लोगों ने इसका नाम बहुतायत रूप से सुना होगा कि इब्न बतूता जो था एक विदेशी इतिहासकार, वो किस देश से आया था? पहले तो हमें यह जानना बहुत जरूरी होगा। लगातार सुर्खियों में यह प्रश्न रहता है कि ये कहां से आया था। ये आया था मोरक्को देश से। कहां से आया था? मोरक्को। कौन सा देश से? मोरक्को देश। यानी ये मोरक्को देश से यहाँ पर आया था। और मोरक्को देश से आने के बाद में ये इसके सेना में सेनापति रहा था। मीन्स सेना में सेनापति और इनका प्रधानमंत्री या इनका वजीर इसे नियुक्त कर दिया था। दिल्ली का वजीर किसने नियुक्त किया था? इब्न बतूता को। इब्न बतूता को किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था और जिसे दिल्ली में एक वजीर नियुक्त कर दिया गया था। लिहाजा इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, रेहाल। क्या लिखा गया था? रेहाल या रेहाल या रेहाला नामक एक ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया था, जो इतिहास में काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ। चर्चा का विषय साथियों, प्रश्न लगातार पेपर में पूछा जाता है कि जो रेहाल या रेहाला नाम का ग्रंथ था वो किसने लिखा था, या इब्न बतूता नाम का इतिहासकार किसके समय में दिल्ली आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली आया था। ऐसा बताया जाता है कि इन्हें चीन
इन्हें चीन देश में अपना राजदूत बनाकर इसने भेजा था, इनका लौटने का किसी भी पुस्तक में जिक्र नहीं मिलता है। ये एक बहुत अजीबोगरीब कहानी है कि इन्हें भेजा गया था लेकिन इनका लौटने का कोई भी अवशेष आज तक किसी बुक के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। तो काफी अच्छा प्रश्न ये भी हो सकता है, अच्छी बात है। तो इसके बीच मैं आपसे और दो पॉइंटों के ऊपर जिक्र करूंगा। आपने नाम सुना होगा संगम वंश का, संगम वंश। जो संगम वंश है, संगम वंश की बात करें तो हम हरिहर और बुक्का, क्या नाम है, हरिहर और बुक्का, हरिहर बुक्का, ये दोनों सगे भाई थे, हरिहर और बुक्का। इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या था, इनका काम था सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर राजाओं को स्थापित करना। इनका काम था किंग मेकर का, एक राजा बनाते थे और राजाओं का ये काम करते थे। लिहाजा आपको पता होगा इनके द्वारा एक साम्राज्य स्थापित किया गया था, एक राज्य स्थापित किया गया था जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। क्या नाम था, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, ठीक है। देखिए बहमनी साम्राज्य इनके द्वारा स्थापित किया गया था। एक और है बहमनी साम्राज्य के साथ में अगर हम उसकी बात करें, जैसे देखिए विजयवाड़ा, विजयनगर साम्राज्य। देखिए अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो ये है 1340, बहुत अच्छे, और यह है 1347, 47। काफी अच्छा प्रश्न है जो यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है कि हरिहर बुक्का एक संगम वंश था जिनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1340 को और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 को। विजयनगर साम्राज्य आपको पता होगा ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है एपी आंध्र प्रदेश में पड़ता था, जो विजयनगर जो था विजयवाड़ा जिसे बोलते हैं वर्तमान में, और बहमनी साम्राज्य था ये कर्नाटक में पड़ता था। तो बहुत अच्छे भी काम हुए थे इनके समय में और देखे रहे हैं आप लोगों को। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ। जौन खां हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे जो सत्ता पर बैठे थे, ये इनके उत्तराधिकारी बने थे। और यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया की दोनों बातें सिद्ध हो गई थी, आपको मैंने पहले समझाया था। और इनके द्वारा बैठने के बाद सत्ता पर 5 काम किए गए थे। 5 कामों में दिल्ली से दौलताबाद ये राजधानी ले गए थे, कराची खुरासान अभियान किया गया था जो असफल हुआ था, कांसे के सिक्के चलाए थे या तांबे के सिक्के चलाए थे जिन्हें दिल्ली की जनता ने ठुकरा दिया था, इन्हें फेल कर दिया था। दोआब क्षेत्रों में इनके द्वारा कर वृद्धि कर दी गई थी। और कर वृद्धि आपको पता होगा साथियों कि जो कर वृद्धि थी ये प्लेग नामक बीमारी लेने के कारण इन्हें वापस लेनी पड़ गई थी। अगर हम इसे बात करते हैं कि इनके द्वारा इनके समय में एक इब्न बतूता नाम का इतिहासकार आया था जो मोरक्को देश से आया था, हमने स्पष्ट लिखा है। और इस मोरक्को देश में आने के बाद इन्होंने रेहाल एवं रेहाला नाम का ग्रंथ लिखा था। साथियों एक अच्छा प्रश्न ये हो सकता है कि इन्होंने अपना राजदूत बनाकर चीन देश भेजा था जिनका लौटने का कोई पुस्तक जिक्र नहीं करती है। इनके समय में संगम वंश की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1340 में लगातार प्रश्न पेपर में पूछ जाता है, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 को हुई थी, 1347। ये लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए बताया जाता है कि जो इनकी मृत्यु है, इनकी मृत्यु 1347 को इनकी मृत्यु थट्टा महाराष्ट्र में होती है। कहाँ होती है साथियों, थट्टा महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु होती है, जहां पर इनका राज तिलक हुआ था वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। साथियों आप एक बार समझेंगे